तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा गणी, राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। आज है 24 मई और 24 मई के दो वीडियोस आपके सामने आ चुके हैं। एक आया था सुबह 6 बजे और एक मैंने फिर बीच में डाल दिया था वाइट फंगस का। तो दो वीडियोस आज के आपके सामने आ चुके हैं। कल का संडे था इसलिए कल का ऑफ था और आज के जो करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, भारत के कौन से व्यक्ति इनको कौन सी वैक्सीन है दोस्तों, व्यक्ति नहीं है ये। भारत के कौन सी वैक्सीन को WHO की EUL लिस्ट में नहीं रखा गया? ठीक है, तो दोस्तों ये खबर आपको शायद ये है ना एडिटोरियल में आई थी, वैसे पेपर में खबर नहीं आई थी, तो मैंने उस एडिटोरियल की ये बना दिया क्वेश्चन क्योंकि मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि EUL क्या है, फिर भारत की कौन सी वैक्सीन को नहीं रखा गया है और उससे फिर भारत पे क्या प्रभाव होने वाले हैं। तो तीनों चारों चीज़ें मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो देखते हैं, पहले एक बार आंसर देख लेते हैं फिर बात करते हैं। हाल ही में WHO द्वारा कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने की छूट देने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, हो क्या रहा है कि बहुत सारे देशों में लगभग 60% आबादी को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है ना। तो जैसा कि हमने पहले भी अध्ययन किया था, कोई लोग ग्रीन पासपोर्ट दे रहे हैं तो कोई लोग वैक्सीन पासपोर्ट दे रहे हैं, वैसे ही अब विश्व के सभी देशों के लिए जारी किया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है अभी लगभग हर एक देश में बंद है और आगे आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में तैयारी कर रहे हैं वो सारे देश विश्व के अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं हैं उनको खोलने का। ठीक है, तो उनको खोलने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं दोस्तों कि हमारे से वो मांगेंगे वो सर्टिफिकेट जो दोनों वैक्सीन लगा चुके हैं, और जो लोग दोनों वैक्सीन लगा चुके हैं उनको अपनी वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट है वो शो करने पड़ेंगे और वो आसानी से एक देश से दूसरे देश में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर सकेंगे, है ना। तो यही तैयारी WHO के द्वारा की जा रही है कि भाई जिसने भी दोनों वैक्सीन की डोज ले ली वो आसानी से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर सकेंगे, सभी देशों में आना जाना उनका खुला रहेगा। तो इसके लिए WHO ने वैक्सीन की इमरजेंसी यूज़ लिस्ट जारी की है जिसमें भारत की कोवैक्सीन को जगह नहीं मिली है। दोस्तों, WHO ने EUL का मतलब है इमरजेंसी यूज़ लिस्ट, है ना, जारी की है। इमरजेंसी यूज़ लिस्ट का मतलब है कि इस लिस्ट में कौन कौन सी वैक्सीन्स रखी गई हैं। अगर उन वैक्सीन्स की दोनों डोज आप ले चुके हो तो WHO के अकॉर्डिंग आप सर्टिफाइड हो एक देश से दूसरे देश की यात्रा करने में। ठीक है, तो दोस्तों इस इमरजेंसी यूज़ में भारत के साथ गड़बड़ी हो गई है ना। भारत की जो असली वैक्सीन है, भारत बायोटेक के द्वारा बनाई हुई कोवैक्सीन, इसका नाम नहीं आया है। तो इसमें कौन कौन सी वैक्सीन का नाम आया है तो वो भी देख लेते हैं। इस लिस्ट में दोस्तों अमेरिका के मॉडर्ना, फाइज़र, है ना, ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका हो गई, जॉनसन एंड जॉनसन हो गई, चाइना की सिनोफार्म हो गई और भारत की कोविशील्ड का भी नाम इसमें आ गया है ना। तो भारत की दोस्तों कोविशील्ड कौन बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और है किसकी? एस्ट्रोजेनेका की। ठीक है, तो दोस्तों इन सब का नाम आ गया। ऑब्वियसली एस्ट्रोजेनेका का नाम आना था तो कोविशील्ड का तो नाम आना ही था, बिकॉज ये इसी के द्वारा बनी हुई है, बस इसका भारत में नाम अलग है। हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, चीज़ वही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉडर्ना, फाइज़र, एस्ट्रोजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, सिनोफार्म, ये सारी वैक्सीन और अपनी कोविशील्ड भी। तो जो लोग इन वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं वो WHO के अनुसार सर्टिफाइड हो गए। अब वो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर सकेंगे कुछ ही दिन में, अभी नहीं, अभी ये सिर्फ बातें चल रही है, आने वाला दिन में ये अलाउ हो जाएगी, है ना। तो ये पूरी सूची तैयार कर ली गई है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि भारत की कोवैक्सीन बाहर हो गई? क्यों भारत की कोवैक्सीन को EUL लिस्ट में नहीं रखा गया, है ना। तो दोस्तों इमरजेंसी यूज़ लिस्ट क्या होती है कि भाई इन वैक्सीन्स को दोस्तों जैसे नॉर्मली वैक्सीन्स बनती हैं वैसे कि उनको 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं, है ना। तो इन वैक्सीन्स ने लगभग 7-8 महीने में ये पूरी वैक्सीन्स बन के तैयार हो गई, इसलिए इन्हें इमरजेंसी यूज़ लिस्ट बोला गया है। जितना नॉर्मली टाइम लगता था, जितना कि लोगों पे जो ये करते हैं टेस्ट वगैरह करते हैं उतना टाइम लगता था, उस वो नहीं लिया गया। तो इन सभी वैक्सीनों को इमरजेंसी यूज की तो परमिशन दी गई थी, है ना। तो इसलिए इन वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज लिस्ट में रखा गया है। तो दोस्तों इस वजह से भारत की कोवैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके नागरिक भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नहीं कर पाएंगे। अब हमारे साथ हो गया ये कि कोवैक्सीन की जो दोनों खुराक ले चुके हैं वो लोग भी
अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कोवैक्सीन का नाम ईयूएल में नहीं आया है। तो आगे क्या होगा और क्यों नहीं आया है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। कोवैक्सीन के निर्माता कंपनी भारत बायोटेक का कहना है कि उसने बहुत पहले ईयूएल में शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया था, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीन के निर्माण के बारे में जानकारी मांगी थी, इसलिए यह प्रक्रिया अभी, यहाँ पे लिखा है, अटकी हुई है। यह प्रक्रिया अभी अटकी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों हुआ क्या था कि ईयूएल में शामिल होने के लिए कि डब्ल्यूएचओ ने आवेदन मांगे थे, है ना। तो इन सारी वैक्सीन्स ने आवेदन दे दिए और इनको स्वीकार भी कर लिया, ठीक है। तो भारत की भी जो भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित है कोवैक्सीन, तो भारत बायोटेक ने भी इसके लिए आवेदन कर दिया था। तो फिर डब्ल्यूएचओ ने दोस्तों इसके लिए क्या मांगी, इसके लिए मांगी कि आप हमें पहले ये बताइए कि यह वैक्सीन आपने बनाई किस तरह से है, निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानकारी दीजिए, है ना। तो बिकॉज ऑफ भारत बायोटेक वैक्सीन को इतना टाइम भी नहीं मिला और दूसरा देना भी नहीं चाह रहे, है ना। ये तो वही बात हो जाएगी ना, अगर हम हमारे निर्माण का तरीका बता देंगे तो फिर विश्व में कोई भी देश इसका उत्पादन कर पाएगा, है ना। तो दोस्तों इसलिए भारत बायोटेक ने अभी तक मतलब यह निर्माण प्रक्रिया साझा नहीं करी है इसके साथ में, इसलिए इसका नाम नहीं आया है। जैसे ही निर्माण प्रक्रिया भारत बायोटेक साझा करेगा कोवैक्सीन की, तो डब्ल्यूएचओ इसमें मतलब ईयूएल लिस्ट में इसको रख लेगा, है ना। तो अभी ये प्रॉब्लम है। बाकी हो सकता मतलब उस जो लेख में स्पष्ट नहीं लिखा गया था कि भाई यही हुआ होगा, वैसे कि जिस तरह की खबर थी कि इन सारी वैक्सीन्स ने जो भी इसमें है उन्होंने अपनी निर्माण प्रक्रिया डब्ल्यूएचओ से साझा कर दी होगी, इसलिए उनका नाम आया, और अपनी वाली ने साझा नहीं करी इसलिए उनका नाम नहीं आया है ना। तो साझा क्यों नहीं करी, हमारी वाली को ये डर है कि जैसे ही हम लोग साझा कर देंगे यह और देशों तक पहुँच जाएगी, फिर और देश इस तरह की वैक्सीन का निर्माण करने लगेंगे, तो हमें जो फ़ायदा होना है वो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि इन्होंने इतनी रिसर्च करी है ना, उसके बाद में वैक्सीन बनाई है, तो ये अपना फ़ायदा भी तो देखेंगे। लेकिन दोस्तों अगर ये अभी निर्माण साझा नहीं करते हैं प्रक्रिया, तो भी दिक्कत होगी, बिकॉज आगे फिर कोई कोवैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि कोवैक्सीन लगवाने का कोई फ़ायदा ही हुआ नहीं, क्योंकि जिन देशों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करनी पड़ती है उनके लिए तो ज़रूरी है ना कि वो वैक्सीन ऐसी वैक्सीन हो जो उनको जो उनको परमिशन दिलाए। तो अगर कोवैक्सीन उनको परमिशन नहीं दिला रही है तो क्यों लगवाना चाहेगा कोई कोवैक्सीन, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वैसे भारत बायोटेक ने कहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में हम जल्द ही प्रक्रिया साझा कर देंगे, मतलब या फिर जो भी इनकी टर्म्स है डब्ल्यूएचओ की हम मान लेंगे जो और वैक्सीन वालों ने मानी है, और बहुत जल्दी हमारा भी नाम ईयूएल लिस्ट में आ जाएगा। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो एक दोस्तों छोटी सी खबर थी आपके साथ मतलब शेयर करना मुझे सही लगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी अपन को पता होने चाहिए, तो इसलिए मैंने शेयर करी, ठीक है। आगे चलते हैं। एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है दोस्तों, माउंट नीरोगोंगो ज्वालामुखी का नाम है, अमाउंट नहीं माउंट है, ये माउंट नीरोगोंगो पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत का नाम है नीरोगोंगो। तो यह कहाँ हुआ है यह विस्फोट, हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोई अगर बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना आसपास करंट में अगर कुछ हुआ हो तो वो पूछ लिया जाता है। तो अफ्रीका के कांगो डेमोक्रेटिक गणराज्य जो है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के गोमा शहर के नज़दीक स्थित इस ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो दोस्तों अफ्रीका का जो कांगो डेमोक्रेटिक क्षेत्र है उसमें यह विस्फोट हुआ है, और इसका नाम है माउंट नीरोगोंगो। तो हमें ये याद रखना है माउंट नीरोगोंगो कहाँ है, अफ्रीका के कांगो के गोमा शहर के पास में ये है। बस इतना सा ही याद रखना है, कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन ज्योग्राफी में से पूछ ले जाते हैं। दोस्तों एक ई कोर्ट मोबाइल ऐप, मैंने पहले भी बताया था आपको कि ई कोर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है हमारे कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक पहली बार ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिसमें हम किसी भी कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, है ना, इन सब की प्रक्रियाएं हम ऑनलाइन देख सकेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया वही लोग देख सकेंगे, मतलब आप अपने केस के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आप उस केस के बारे में, ऐसे नहीं है कि केस किसी और का चल रहा है और आप जानकारी ले रहे हो, वैसे जानकारी तो ले सकते हो जो नॉर्मल लोगों को होनी चाहिए, लेकिन अपने केस की डीप जानकारी की सुनवाई कब होनी है, कौन कौन जाएगा, अधिवक्ता कौन सा आ रहा है, ये सारी चीज़ें वो ही पक्ष ले सकेगा जो उस केस में एक साझेदार है, मतलब एक पक्ष है,
पक्षकार है ना, वो ही। तो ठीक है, तो अभी पूरा डिटेल में थोड़ा सा आज इसका आया था, तो एक बार फिर से मुझे लगा आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुफ्त में ई कोर्ट सर्विसेज के लिए मोबाइल ऐप बनाया गया है तथा एप्लीकेशन के लॉन्च होने के बाद ही 57 लाख से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। तो देख रहे हैं आप कितने ज़्यादा क्रेज है सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही ऑनलाइन देखने का। जैसे ही ऐप लॉन्च हुआ 57 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, मतलब लॉन्च कर लिया है 57 लाख लोगों ने तुरंत ई कोर्ट मोबाइल ऐप को, है ना। तो दोस्तों इसमें एक खबर ये भी है कितनी भाषाओं को इसमें शामिल किया है। तो दोस्तों इसमें मतलब कितनी भाषाओं पे हम ये जानकारी देख सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में होती है ना कि कितनी भाषाएं हैं, कभी इंग्लिश, पंजाबी, उड़िया, ये सारी भाषाएं होती है ना। तो ऐसे ही दोस्तों हमारे देश की इसमें 14 भाषाएं ली गई है और ये 14 भाषाएं वो ही है जो हमारी 8वीं अनुसूची में जिनको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी भाषाएँ हैं? अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में ऐसे सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं जो आपके लिए उपयोगी है। अगर आपको भी कोर्ट से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो आप भी ई कोर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च यूज़ कर सकते हो और अपनी भाषा में क्वेश्चन आंसर, मतलब आप अगर कोई क्वेश्चन करते हो तो उसका जवाब भी आपको अपनी भाषा में मिलेगा, है ना। ये आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत प्राप्त हो, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। इस ऐप के द्वारा वकील प्रैक्टिस और संचालन का कार्य दूर से कर सकेंगे। जैसा कि आपको पता है कोरोना की वजह से वैसे भी डिस्टेंस वाले कोर्ट, ई कोर्ट ये कितने ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। तो अब ये व्यवस्था रेगुलर भी रखी जा सके, है ना। कि कई बार क्या होता है कि जैसे है ना कोई अपराधी है, वो ज़्यादा खूंखार अपराधी है ना। तो उसको क्या करते हैं कि जेल से लेके जाने में, कोर्ट में जब उसकी सुनवाई होती है तो जेल से कोर्ट में लेके जाने में बहुत खतरा होता है। और कई बार आपको पता भी है पुलिस के साथ मारपीट करके, है ना, उन अपराधियों को क्या कर लिया जाता है, छुड़वा लिया जाता है। तो ऐसे अपराधियों की सुनवाई डायरेक्ट जेल से कोर्ट में हो सके, है ना, ऐसे भी व्यवस्था इसके माध्यम से हो सकेंगे। पहले भी हालांकि होती है, अब इन सर्विसेज को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकेगा। किसी अपराधी की तबीयत खराब रहती है, उसको बार बार जेल जाने, वो कोर्ट जाने में दिक्कत होती है, तो ऐसे अपराधियों का मामला भी यहाँ से हो सकेगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को, मतलब जो भी ई सर्विसेज है सबको बढ़ावा इससे मिलेगा, चाहे वो वकील की प्रैक्टिस हो, चाहे आम जनता के लिए हो, कोई भी चीज़ हो। ई कोर्ट का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति नागरिक केंद्रित सेवाएं प्राप्त कर सकता है। तो अधिवक्ता तो प्राप्त ही कर सकता है, नागरिक भी, कोई भी व्यक्ति, जो भी नागरिकों के लिए सेवाएं इसमें रखी गई हैं वो भी हम इस ऐप के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो सामान्य व्यक्ति संबंधित मामले का केस नंबर, फाइलिंग नंबर, पार्टी का नाम, एफआईआर नंबर, अधिवक्ता विवरण आदि के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमें कुछ सर्च करना है तो हम ऐसे ही नहीं सर्च कर लेंगे, किसी का केस चल रहा है और हम किसी के केस में सर्च कर लेंगे। हम अगर एक पार्टी है उस केस में तभी सर्च कर पाएंगे, और पार्टी होगी तभी तो हमारे पास इतने सारी चीज़ें होंगी ना कि हमारे केस का नंबर क्या है वो डाल दो तो भी सर्च कर सकते हैं, फाइल नंबर क्या है हमारा वो डाल देंगे तो भी, पार्टी का नाम या फिर एफआईआर नंबर, है ना, इनके माध्यम से हम अपने केस की जानकारी ऑनलाइन ही देख सकते हैं। कोई भी मोबाइल ऐप के जरिए कोई भी आदेश, निर्णय, मामले का स्थानांतरण का विवरण, अंतरिम आवेदन की स्थिति आदि के बारे में किसी भी हाई कोर्ट और जिला न्यायाधीश मामलों का स्टेटस प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों मतलब वो सारी, जैसे फाइल नंबर हमारे पास हो गया, केस नंबर हो गया, तो इसके माध्यम से हम किसी भी मामले की, कि हमारे मामले में अभी क्या आदेश आया है, क्या निर्णय आया है, क्या मामले का निचले कोर्ट से हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसका सारा विवरण भी मिलेगा। आवेदन की, कोई भी आवेदन करना उसकी अंतिम तिथि क्या है, ये सारी चीज़ें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे जिला न्यायाधीश हो, सब कुछ का स्टेटस हम प्राप्त कर सकेंगे ऑनलाइन घर बैठे बैठे। ठीक है, इसमें उपलब्ध फैसिलिटी माई केस, दोस्तों इसमें उपलब्ध फैसिलिटी मिलेगी कैसे, माई केस के तहत। तो माई केस कब होगा, जब हम उस केस में एक पक्षकार होंगे, है ना, के तहत न केवल अधिवक्ता बल्कि वादी भी मामलों की डिजिटल डायरी रख सकते हैं तथा कोई भी व्यक्ति केस नंबर जोड़ सकता है और स्वचालित अपडेट प्राप्त कर सकता है। इसमें ना सिर्फ दोस्तों अधिवक्ता बल्कि सामान्य व्यक्ति भी अपना केस नंबर डाल के अपने केस की सारी अपडेट ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, बहुत ही बढ़िया है। अगर किसी का भी केस चल रहा है तो हमें बार बार वकील से फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, हम अपनी सारी चीज़ें ऑनलाइन खुद ब खुद देख सकेंगे। ठीक है, तो माई केस क्या है ये भी याद रखिएगा। माई केस ई कोर्ट के तहत ही, ई कोर्ट जो मोबाइल ऐप है उसके तहत ही हमें एक सुविधा दी गई है जिसके तहत हम अपने केस की सारी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, उसके सारे स्टेटस ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी आप समझा सकते हैं। एक दोस्तों
इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इसलिए मुझे इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो हमारे देश के नरेंद्र बत्रा जी हैं, ये पहले भी इंटरनेशनल इसी के मतलब ये पहले भी यही इसके अध्यक्ष थे और इस बार उन्हें पुनः इसका अध्यक्ष बना दिया गया है, किसका? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का, है ना। और अब इनका कार्यकाल 2024 तक रहेगा। और नरेंद्र बत्रा दोस्तों बहुत महान पर्सनालिटी है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भी कई संस्थाओं के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो हम वो इंडियन पर्सनैलिटी है। अगर इंडियन पर्सनैलिटी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अध्यक्ष बनते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचते हैं और वो भी दूसरे टर्म में, है ना, दूसरा कार्यकाल में भी उन्हें चुना गया है, तो ऑब्वियसली महान व्यक्ति होंगे और उसके बारे में हमें जानकारी रहना भी ज़रूरी है। हाल ही में भारत सरकार ने डीएपी उर्वरक पर कितने % सब्सिडी की घोषणा की है? तो दोस्तों 2-3 बार ये क्वेश्चन आ गया, मतलब ये खबर आ गई सॉरी, मैंने इग्नोर ही करी थी, लेकिन मुझे लगा कि बता ही देना चाहिए। मैं जो भी खबर मतलब जो भी ये सोचती हूँ कि नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं बनाएंगे, फिर वो अगर 1-2 बार और आ जाती है वो खबर, तो फिर मुझे लगता है यार अब तो इम्पोर्टेंट हो गई, अब तो क्वेश्चन बना ही देना चाहिए इसका। तो दोस्तों डीएपी जो हमारा खाद आता है, आप सबने पता होगा, हम सब गाँव से बिलोंग करते हैं और खेतों में जो हम खाद डालते हैं तो हमें पता है सरकार हमें उस पर सब्सिडी देती है। एक्चुअल में वो खाद जो होता है वो बहुत महंगा आता है और हम कहाँ से खरीदते हैं? सरकार की जो सहकारी दुकानें होती हैं उनसे जाके ही खरीदते हैं, है ना। तो उसकी जो रियल रेट रहती है वो बहुत महंगी होती है, लेकिन किसानों को सरकार अप्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान करती है, जिसके तहत हमें वो खाद बहुत सस्ता दिया जाता है। मतलब सरकार खुद उसके पैसे चुकाती है और हमें सस्ती रेटों पर वह उपलब्ध करवाती है। तो हाल ही में दोस्तों हुआ यूँ कि उस जो खाद है डीएपी है उसकी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लगभग दुगनी हो गई थी। तो सरकार को लगा कि पहले से किसान आंदोलन चल रहा था, है ना, तो किसानों में रोष तो पहले से है केंद्र सरकार के प्रति। अब सरकार को लगा कि अब अगर इसकी रेट बढ़ गई, जैसे पेट्रोलियम की रेट तो रोज़ बढ़ रही है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा, तो सरकार को लगा अगर अब इसकी रेट बढ़ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर मतलब एक तरह से हो जाता है, विपक्ष की पार्टी को फिर से हंगामा करने का एक मुद्दा मिल जाएगा, इसलिए सरकार ने खुद ब खुद दोस्तों इस पर सब्सिडी बढ़ा दी है ना। तो वही खबर है पूरी, एक बार देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने डीएपी के मूल्यों को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने के लिए 140% सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा की है। पहले भी सब्सिडी मिलती थी, अब उस सब्सिडी को बढ़ाकर 140% कर दिया गया है। तो अगर दोस्तों कोई पूछे हमसे डीएपी की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत ज़रूरी है, कई बार पूछ लिए जाते हैं साइंस में ऐसे क्वेश्चन प्री में। तो डाई अमोनियम फास्फेट, अमोनियम कर लेना यहाँ पे, डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है, ये डीएपी की फुल फॉर्म है। जो खाद हम अपने खेतों में डालते हैं, जो खाद वही खाद है ये, है ना। पहले डीएपी पर मात्र 500 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी, जो अब बढ़ाकर 1200 रुपये की कर दी गई है। मतलब 140% जो सब्सिडी है बढ़ाई गई है ना, इससे लगभग हमें 1200 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। पहले 500 रुपये की सब्सिडी मिलती थी, तो अब हमें 1200 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। तो आप सोच रहे होंगे मतलब अब खाद सस्ता हो जाएगा? नहीं, खाद सस्ता नहीं होगा। खाद जो था, मान लो पहले 100 रुपये का आता था, तो वो अब एकदम से बढ़कर 500 रुपये का हो गया। अब 500 रुपये का हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार, किसानों में हंगामा मचना था, पहले से कोरोना चल रहा है और विरोध आंदोलन भी चल रहा है कि भाई इतना महंगा खाद कैसे खरीदेंगे, है ना। तो इसलिए सरकार ने इस 500 रुपये को पुनः 100 रुपये पे लाने के लिए ये सब्सिडी हमें दी है। तो हमारे लिए सस्ता नहीं होगा, हमारे लिए वो ही रेट पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में खाद महंगा हो गया था, जिसका भार सरकार ने खुद सहन कर लिया। अर्थात किसानों को डीएपी के बढ़े हुए मूल्य 2400 रुपये की जगह अब 1200 रुपये देने पड़ेंगे। तो समझ रहे हो, पहले जो 1200 रुपये की खाद आती थी वो 2400 रुपये की हो गई थी। 1200 रुपये की खाद दोस्तों हमें 500 रुपये की मिलती थी सरकार की सब्सिडी के पश्चात। अब वो 1200 रुपये वाली चीज़ जो है वो 2400 रुपये की हो गई है ना। इसलिए सरकार ने 140% सब्सिडी बढ़ाकर अब उसके पैसे कम कर दिए हैं, ठीक है। इस कार्य पर दोस्तों अगर केंद्र सरकार का खर्चा देखें तो 14,775 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के इस पे खर्च होंगे। स्पेशल जो इतनी सब्सिडी सरकार दे रही है तो उस पे सरकार के इतने पैसे खर्च होने वाले हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना की दवाओं को तीव्र गति से पहुंचाने हेतु मेडिसिन फ्रॉम स्काई
अभियान लॉन्च किया है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना भी होगा इस अभियान का नाम, मेडिसिन फ्रॉम स्काई, है ना। ये किसने लॉन्च किया है? तो नाम से भी पता चल गया होगा कि आकाश से दवा, है ना। तो ये क्या है आकाश से दवा? तो दोस्तों मैं जैसे कि हमेशा कहती हूँ, साउथ के राज्य जो हैं, हमारे जो नॉर्थ के राज्य हैं, उनसे बहुत आगे है, हम उनसे लगभग 20 साल पीछे हैं। क्योंकि तेलंगाना सरकार ने दोस्तों ड्रोन के माध्यम से ज़रूरतमंद क्षेत्रों में तुरंत दवाई पहुंचाने का अभियान लॉन्च कर दिया है। वहाँ के लोग भी बहुत पढ़े लिखे हैं और वहाँ टेक्नोलॉजी भी अपन से बहुत ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों अब कोरोना में जो दिक्कत हुई है, अब उसको कम करने के लिए ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुँचाई जाएंगी, है ना। तो ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुंचाने का अभियान लॉन्च किया है। लेकिन अभी यह अभियान पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है, जिसमें 16 स्वास्थ्य केंद्रों को चिन्हित किया गया है। इन 16 जो हॉस्पिटल्स हैं, इनमें ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुंचाई जाएगी। और ये अगर ये सही तरह से काम करता है और लाभप्रद होता है, तो फिर इस पायलट प्रोजेक्ट को आगे भी बढ़ाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट दोस्तों वो होता है कि मतलब जैसे कि कोई भी स्कीम हमें लानी है ना, तो एकदम से सारे देश में लागू करने से अच्छा है कि हम उसे कुछ गाँव में या कुछ ज़िलों में लागू करके देख लें। अगर वो वहाँ पे सक्सेसफुल होता है तो फिर हम उसे पूरे भारत में लागू कर सकते हैं, है ना। तो वो होता है पायलट प्रोजेक्ट। तो सरकार भी यही करती है कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, जैसे स्वामित्व योजना अभी चल रही है, आपको पता है स्वामित्व योजना क्या है? पता होगा शायद, मैंने भी खबरों में आई है, बहुत बार बता दिया। स्वामित्व योजना वो है दोस्तों कि हमारे जो गांव होते हैं उसमें जो आवासीय भूमि है जिस पे हम रहते हैं, है ना, उसमें जो हमारे घर है ना, या फिर हमारी जो खेती की ज़मीन तो फिर भी बैठ गई, खासकर आवासीय भूमि है ना, ये जो हमारे घर है ये किसी के भी नाम नहीं है। मतलब हमारे दादा परदादा पुश्तों के नाम थे, हमने कभी अपने नाम करवाए ही नहीं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो दोस्तों इसमें कई बार पंगा भी हो जाता है कि भाई भाई में बंटवारा होता है, तो फिर वो ज़मीन, अगर कोई एक भाई अपनी ज़मीन बेचना चाहता है तो वो बेच नहीं सकता है, क्योंकि वो हमारे दादा परदादाओं के नाम होती है, हमारे नाम ही नहीं होती है। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर हम अपने घर पे लोन उठाना चाहें तो वो भी हमें नहीं मिलता है, क्योंकि ज़मीन के कागजात हमारे पास नहीं होते। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सरकार स्वामित्व अभियान लाई है, ताकि जो हमारी ज़मीन है वो हम मतलब खुद की ज़मीन के पट्टे खुद के पास हों। पुश्तैनी ज़मीन भी अब खुद के नाम से होगी, उनका बंटवारा किया जाएगा खुद के। तो इस अभियान को अभी 7 या 8 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। अगर यहाँ पे सक्सेसफुल होती है तो फिर इसे धीरे धीरे पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही मेडिसिन फ्रॉम स्काई, क्योंकि ड्रोन के माध्यम से दवा पहुँचाई जा रही है। ड्रोन तो आपको पता ही है, जो कैमरे भी आप देखते हो, तो वो ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुँचाई जा रही है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो धीरे धीरे फिर इसे तेलंगाना के मतलब और जगह पर भी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों के नाम कैसे दिए जाते हैं, तो ये आप लोगों ने पूछा भी था। इसके लिए मैंने वैसे बड़ा क्वेश्चन भी तैयार किया है, लेकिन मुझे ये वाली न्यूज़ भी बड़ी अच्छी लगी तो मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया है कि दोस्तों वैसे तो जो हमारा इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मौसम संस्था या संगठन जो है वो है ना, वो करता है सारे तूफानों के नाम तय, है ना। लेकिन उसने हिंद महासागर के तूफानों का नाम तय करने के लिए हिंद महासागर के 8 देशों को मिलाकर एक संस्था बना रखी है, एक स्वायत्त शासी निकाय बना रखा है। और वो स्वायत्त शासी निकाय हिंद महासागर में आने वाले तूफानों के नाम तय करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग ESCAP और विश्व मौसम संगठन ने साल 2000 में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले चक्रवातों को नाम देने की पद्धति शुरू की थी। तो दोस्तों इन दोनों, ये जो दोनों संगठन है, इन्होंने मिला के सन 2000 में इन्होंने हमारे जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों को मिला के क्या बोलेंगे हम, हिंद महासागर। इसमें आने वाले जो चक्रवात है उनको नाम देने की पद्धति शुरू की, और इसके लिए इन्होंने एक संस्था बनाई। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इन्होंने एक संस्था बनाई जिसे एक स्वायत्त शासी निकाय बोला गया, ठीक है। तो वो निकाय अब इन चक्रवातों को नाम देता है। इसके तहत बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों के एक समूह ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले चक्रवातों के लिए 13 नामों की एक सूची सौंपी। और 2018 में इन देशों के पैनल में ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन का नाम भी जुड़ गया। और इस पैनल का काम है चक्रवातों का नाम तय करना। तो दोस्तों पहले तो इसमें यही देश होते थे,
8 ही देश थे, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। 8 ही देश थे पहले इसमें। ये 8 देश मिलके एक सूची तैयार कर लेते हैं पहले ही, जिसमें वो 13 नाम देते हैं, है ना। और ये 13 नाम, मतलब ये 13 नाम सेलेक्ट करके देते हैं, और ये WHO को या फिर जो भी निकाय है ये इसको पकड़ा देते हैं। और ये 13 नाम इसी के आधार पर, मतलब आने वाले साल में जो भी तूफान आते हैं इनके दिए हुए नामों के आधार पर ही क्रम बाय क्रम ये नाम डिसाइड होते हैं। लेकिन पहले 8 ही देश थे, लेकिन 2018 में ही, क्योंकि ये देश भी हिंद महासागर के आसपास ही पड़ते हैं, इनको भी शामिल कर लिया गया। ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन का नाम भी उससे जुड़ गया। इस पैनल का काम चक्रवातों का नाम तय करना है। इन देशों के द्वारा सुझाए गए नाम देश के नाम की वर्णमाला के हिसाब से सूचीबद्ध किए जाते हैं, और इस सूची की शुरुआत बांग्लादेश से होती है। ये जो सारे देश हैं ना दोस्तों, इनको ABCD के अनुसार ले लिया जाता है। जैसे पहले बांग्लादेश डिसाइड करेगा, फिर B के बाद में क्या आता है, भारत आ जाएगा, भारत डिसाइड करेगा, फिर C से कोई सा देश है तो वो आ जाएगा, फिर D से है तो वो आ जाएगा। ऐसे इनके अनुसार नाम तय होते हैं, है ना। जैसे कि हाँ, इन देशों की ओर से सुझाए गए नाम देश के नाम की वर्णमाला के हिसाब से सूचीबद्ध किए जाते हैं और इसी सूची के अनुसार होते हैं। जैसे कि पहले बांग्लादेश आएगा, फिर भारत के बाद में ईरान है I से, I के बाद में KLM आ जाएगा, तो फिर मालदीव का दिया हुआ नाम, फिर MNO आ जाएगा, ओमान का दिया हुआ नाम, फिर पाकिस्तान का दिया हुआ नाम, ऐसे तय होते हैं, है ना। मतलब भारत ने दे दिया, भारत के पश्चात क्या आता है, ईरान, फिर ईरान ने दे दिया, अल्फ़ाबेटिक चल रहे हैं ये, फिर मालदीव का दिया हुआ नाम दे दिया, फिर ओमान का दिया हुआ नाम दे दिया, ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, हाँ, ये मैं इसी क्रम के हिसाब से चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं। जैसे कि एक निवार तूफान आया था, निवार के बाद में जिन चक्रवातों के नाम सुनाई पड़ने वाले हैं, मतलब ये थोड़ी पहले की खबर थी। जैसे कि एक निवार नाम दिया है ना, निवार नाम दिया, निवार के बाद में दोस्तों बुरेवी, हाँ, निवार के बाद में बुरेवी दिया जैसे म्यांमार मालदीव ने। तो M के बाद में दूसरा देश है म्यांमार ने दे दिया तौकते, है ना, मतलब ताउते या तोकते, आप जो भी बोल सकते हो। फिर अब की बार जो आ रहा है बंगाल की खाड़ी में, M के बाद में क्या आएगा, O आएगा ना, तो O वाला ओमान ने दिया है ना। O के बाद में क्या आएगा, P, तो P वाला पहले से पाकिस्तान ने रख रखा है गुलाब, है ना। तो अब यास के बाद में जो तूफान आएगा उसका नाम गुलाब रखा जाएगा। इस तरह से अप्रैल 2020 में इन नामों की वाली नई सूची सदस्य देशों की ओर से स्वीकृत की गई थी। पहले ही अप्रैल 2020 में यह सूची तय कर ली गई थी कि अगले साल ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, तो अल्फ़ाबेटिक इन देशों के नामों के अनुसार इन तूफानों का नाम रख दिया जाएगा। तो इस तरह से इन तूफानों का नाम रखा जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले 8 ही देश इस सूची में थे, लेकिन अब ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इन सब और यमन, इन सब देशों को शामिल कर लिया गया है, तथा ये सारे देश मिलकर 13 देश है, 13 देश मिलकर 13 नामों की एक सूची तैयार कर लेते हैं। फिर इन देशों के नाम के अनुसार, जैसे सबसे पहले B से बांग्लादेश, फिर भारत, है ना, ऐसे नामों के अनुसार इनके द्वारा सुझाए गए नाम चलते रहते हैं। फिर जब वो पूरे नाम खत्म हो जाते हैं तो फिर से नामों की एक सूची तैयार करवा ली जाती है, फिर अल्फ़ाबेटिक चलते रहते हैं। इस तरह से तूफानों के नाम रखे जाते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे हैं। और ऐसे वीडियोस अगर आप और चाहते हो तो बने रहिए चैनल द सक्सेस के साथ। अपना प्यार और आभार बनाए रखिएगा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।